गुड इवनिंग सभी को एक बार फिर से। हम पिछले 3 दिन से इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज टॉपिक को आगे पढ़ाने से पहले कुछ और चीज़ों पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ज्योग्राफी के ही टॉपिक के बारे में। जैसे कि ज्योग्राफी से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और इसका कितना इम्पोर्टेंस है और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को पढ़ना एक अलग इशू है। सब्जेक्ट तो ऐसे आप सोचो कि बीए भी करते हैं लोग ज्योग्राफी से, फिर एमए भी कर लेते हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जिन लोगों ने पीएचडी कर लिया है उनका 100% क्वेश्चन ज्योग्राफी में सही हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक अप्रोच होती है, क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है, और किसी भी सब्जेक्ट को जब आप खासतौर पे सिविल सर्विस की तैयारी करने के दौरान पढ़ते हैं तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट आप किस पेपर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज के अंतर्गत। मतलब चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक सामान्य प्रशासनिक अधिकारी से जितने ज्ञान की उम्मीद की जानी चाहिए ये सब्जेक्ट उस लेवल तक पढ़ने हैं। इन सब्जेक्ट में आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, आपको इन सब्जेक्ट का टीचर नहीं बनना है, आपको देश का एक ऐसा अधिकारी बनना है, आपको देश का एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी बनना है जो अपने क्षेत्र में जिसमें उसकी पोस्टिंग है उस क्षेत्र के इतिहास, भूगोल, संस्कृति को समझता हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर को समझता हो, उस क्षेत्र के सोशल सिस्टम को समझता हो, उस क्षेत्र के रिसोर्सेज को समझता हो, उस क्षेत्र के ट्राइबल को समझता हो, जिससे वो आसानी से काम कर पाए, जिससे वो अपने डिसीजन मेकिंग प्रॉपर कर पाए। खैर, पर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में यदि हम आईएएस या पीएससी या स्टेट लेवल की किसी एग्जाम की बात करें तो अमूमन 10 प्रश्न ज्योग्राफी से बनते हैं, 10 से 12 प्रश्न। अब ये 10 से 12 प्रश्न लगभग 3 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। पहला पार्ट इंडियन ज्योग्राफी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं तो लगभग उसमें से 10 क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे। इंडियन ज्योग्राफी में भी क्या, जनरली फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से बनते हैं। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड में रीजनल ज्योग्राफी एक्चुअल उसको हम बोल सकते हैं कि अलग अलग देश हैं, जो अलग अलग देश की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि सेंटोस पोर्ट कहाँ पर है, अमेरिका की यूएसए की 5 बड़ी झील कहाँ पर है, इस तरीके से क्वेश्चन रीजनल ज्योग्राफी के। और एक ज्योग्राफी होती है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें एक्चुअल में ये स्टडी की जाती है कि पहाड़ कैसे बने, पर्वत कैसे बने, नदियां कैसे बहती हैं, पूरा साइंटिफिक अप्रोच। तो फिजिकल ज्योग्राफी से उतने क्वेश्चन बने चाहे न बने, पर उसको पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उससे आपके समझ में आता है और आप वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी बहुत आसानी से समझ पाते हैं। तो
ये तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस हुआ। कभी कभी ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आप जो पढ़कर जाते हो सकता है उसमें से कुछ ना आए। जैसे कि मान लो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए, अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया कि अमेरिका से दिल्ली तक के उसने 4 शहर लिख दिए और उसने लिख दिया इन शहरों को उत्तर से दक्षिण में जमाओ। तब ये प्रश्न आपको लगेगा ज्योग्राफी का है, पर एक्चुअल में ये प्रश्न कहाँ का है, करंट अफेयर्स का है। मतलब आपको एक करंट अफेयर्स के साथ भी ज्योग्राफी पढ़नी होती है। फिर करंट में कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, कहीं भूकंप आया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी को एक विषय के रूप में पढ़ने के साथ साथ आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अप्रोच के रूप में भी पढ़ना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से इस विषय के पूछे जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो आपको साथ में ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें से क्वेश्चन कैसा आएगा या क्या क्वेश्चन बनेगा। यही अंतर हो जाता है आप सामान्य ग्रेजुएशन या पीजी की पढ़ाई करते हैं और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप एक पैराग्राफ भी यदि पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ने की अप्रोच ये होनी चाहिए कि इस पैराग्राफ में से एग्जाम में कितने क्वेश्चन बनेंगे, इस पैराग्राफ में से एग्जाम में कितने क्वेश्चन बनेंगे, और जितने बनेंगे उतने मुझसे बनने लगे क्या। यदि उतने मुझसे बनने लगे हैं तो फिर वो पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। इस अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है, न केवल ज्योग्राफी बल्कि हर एक सब्जेक्ट आपको इसी अप्रोच के साथ पढ़ना होता है कि जो मैंने पढ़ा उसमें से मैं यदि एग्जामिनर होता तो कितने क्वेश्चन बनाता, क्या वो मुझसे सब बनते हैं। फिर एक बार क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो कि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए क्या वो मुझसे बनते हैं। दोनों बातों में आप यदि खरे उतरते हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी उस टॉपिक की हो चुकी है। अब कल के टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। कल हमारा जो टॉपिक था कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का मतलब भारत की नदियां। मैंने स्क्रीन शेयर की है अभी। और कल हमने जो पढ़ा मेनली हमारा फोकस रहा 3 नदियों पर। एक इंडस के बारे में मैंने बताया, एक सतलुज के बारे में मैंने बताया और एक ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया। अब आप प्री लेवल के एग्जाम यदि देते हैं तो यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले इन 3 नदियों से निपट लेते हैं अपन, फिर आगे की पढ़ते। नहीं तो बहुत सारा पढ़ लेंगे और क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो क्या मतलब। पहले इंडस नदी के बारे में आज ध्यान से सुनना है, याद करने के पर्पज से सुनना है। आज दिखाऊंगा कम, आपको दिखाऊंगा तभी जब इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलज पूरा हो जाएगा, तो फिर मैं आपको गंगा पे ले जाऊंगा ना। इंडस रिवर से कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, इंडस नदी ओरिजिनेट कहां से होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, इंडस रिवर तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक, वहां से उसकी उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। किस डायरेक्शन में बहती है, तो अपने को ये पता है कि ये मानसरोवर है, तो मानसरोवर से इस तरफ आती है इंडिया तरफ, तो तिब्बत से इंडिया पश्चिम में पड़ेगा और ऊपर की ओर जाती है कश्मीर की तरफ। तो हम बोल सकते हैं सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलने के बाद
उत्तर पश्चिम में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। ठीक, अगला, आगे बहती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है। फिर सतलज, ये भी मानसरोवर से निकलती है, ये इंडस में मिलती है। झेलम, झेलम कश्मीर के पास से निकलती है और ये भी सिंधु में ही मिलती है जाके। चिनाव, चिनाव बेसिकली कोई एक नदी नहीं है, चिनाव छोटी छोटी दो नदियां हैं, चंद्रा और भागा। ये आप मैप में देख रहे होंगे, ये चिनाव, दो छोटी छोटी नदियां हैं, चंद्रा और भागा। इस चंद्रा और भागा दोनों को जब मिल जाती हैं तो चिनाव बोलते हैं। और ये भी सिंधु की एक सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है। इसमें प्रश्न ये बनता है एग्जाम में, ध्यान रखना, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। कभी एग्जाम में पूछे कि इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी जो उसमें आके मिलती है, इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाव। फिर अगली नदी अपन ने पढ़ी थी रावी। तो रावी आपने कुल्लू मनाली सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में। तो कुल्लू की घाटियों से रावी नदी निकलती है। वहां एक पास है, पास मतलब पहाड़ के बीच का रास्ता, जिसको बोलते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास से रावी नदी निकलती है और एक्चुअल में यह चिनाव में मिल जाती है और चिनाव चल के सतलज में मिलता है। चिनाव नदी आगे चल के सतलज में मिलती है। माइक किसका ऑन है, प्लीज उसको बंद कर लें, डिस्टरबेंस होता है क्लास में। अब कहाँ से निकलती है सतलज, सतलज कहाँ से निकलती है, तो सतलज निकलती है मानसरोवर झील से ही, सतलज मानसरोवर झील से ही निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई, पश्चिम की ओर बहती हुई कहाँ प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में, मैंने कल बताया था मीठन कोट नाम की जगह है, उस मीठन कोट से सिंधु से मिल जाती है। अब यहां पे अपने को दो तीन प्रश्न और मैं बता रहा हूं। एक आपने बचपन में पढ़ा होगा भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध जरूर पढ़ा होगा बचपन में इसको। यह भारत का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, बहुउद्देशीय परियोजना ये होती है जिसमें बांध बनाकर बिजली भी बनाई जा रही हो, सिंचाई का काम भी किया जा रहा हो, मछली पालन भी किया जा रहा हो। मतलब उस प्रोजेक्ट के कई उद्देश्य हैं, केवल पावर जनरेशन उसका उद्देश्य अकेला नहीं है, कई उद्देश्य उस प्रोजेक्ट के हैं, उसको बोला जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। तो भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। अब सतलज नदी पर दो, एक जगह है भाखड़ा और एक जगह है नागल। इन दोनों जगह पे ये बांध बना हुआ है, भाखड़ा और नागल। यह भारत का एक सबसे ऊंचा बांध है। इसके अलावा इसमें याद रखना, बांध में क्या होता है, रिसीवर होता है, पानी को रोका जाता है। तो यहां जो पानी को रोका गया है उस तालाब को, सागर को बोलते हैं गोविंद सागर, जहां पे पानी को रोका गया है। ये गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, ये आपको एक याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि तुलगुल परियोजना ये झेलम नदी पर है,
परियोजना मतलब प्रोजेक्ट चलते हैं नदी पे जो पावर सप्लाई वगैरह के, झेलम नदी पर है और इसको लेकर भारत और पाकिस्तान का विवाद चल रहा है। इसी प्रकार बगलिहार प्रोजेक्ट है, ये चिनाब नदी पे है और इसको लेकर भी भारत और पाकिस्तान का विवाद चल रहा है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन बताए आपको किसके, इंडस रिवर सिस्टम से जो पूछे जा सकते हैं, ये वो क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बता रहा हूं गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम थोड़ा सा पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, तो शायद आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आए इसको। चलो, पहली बात तो इस पे अपन ने कल ही डिस्कशन कर लिया था कि गंगा ओरिजिनली दो नदियों के संगम से बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। ये दो नदियां हैं, भागीरथी और अलकनंदा। ये दो नदियां जब मिलती हैं तो बनती है गंगा, और ये दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में। गंगा की जो ओरिजिनल धारा है जिसको भागीरथी बोलते हैं, ये भागीरथी उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य के, उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के एक ग्लेशियर है गंगोत्री। ग्लेशियर मतलब बर्फ का पहाड़। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नाम की नदी निकलती है। आप यदि हो तो यहां देख पा रहे हो, तो यहां मैंने एक रिवर सिस्टम लगाया हुआ है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में। जाहिर बात है कि हिमालय वाला भाग है तो बहुत सारे छोटे बड़े ग्लेशियर हैं। वैसा ही उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक ग्लेशियर है गंगोत्री। उस गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी, या हम बोल सकते हैं भागीरथी नदी का उद्गम होता है पहाड़ पर, और ये पहाड़ से फिर नीचे उतरती है, पहाड़ से नीचे उतरती है। आगे चल के जब ये देवप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है, देवप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है तो देवप्रयाग में इससे एक नदी मिलती है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी जहां से मिलती हैं उसी से, वहीं से इनको बोलते हैं गंगा। और परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि गंगा को गंगा कहां से बुलाया जाता है, तो गंगा का जहां से उद्गम होता है, जहां से ओरिजिनेट होती है, वहां इसका नाम भागीरथी है। देवप्रयाग में जब ये गंगा, ये भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो इसको बोला जाता है गंगा। अब जैसे देवप्रयाग है वैसे ही 4 प्रयाग हैं। अब यहाँ उतना सारे एटलस में भी दिखा नहीं पाऊंगा मैं आपको, पर बताने की कोशिश करता हूं, और आपको जो पीडीएफ दूंगा वो एटलस उसमें डाल दूंगा तो आप उससे देख लेना। पहली बात, गंगोत्री निकलती, गंगोत्री से निकली भागीरथी, ठीक। दूसरा, मंदाकिनी नाम की एक नदी निकलती है केदारनाथ से, ठीक। एक जहां अपन ने पढ़ा था कि कैलाश पर्वत पे जाने का रास्ता है नीतियो माना दर्रा, वहीं के साउथ से एक जोशी मठ नाम की जगह है, उस जोशी मठ से निकलती है अलकनंदा। मैंने बताया गंगोत्री से निकली भागीरथी, उसके बाजू में केदारनाथ से निकली मंदाकिनी,
उसके बाजू में जोशीमठ से निकली अलकनंदा। अब इन सबके जब संगम होते हैं अलग अलग शहरों में, तो इनके संगम को हिंदू धर्म दर्शन से जोड़ा गया है और हिंदू धर्म दर्शन के आधार पे ये संगम 4 प्रयाग कहलाते हैं। याद कर लेना आप, मैं आपको बताता हूं। ओरिजिनल जब अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग से मिलती है, अलकनंदा नाम की नदी जब विष्णु प्रयाग से घैली गंगा नाम की नदी से मिलती है तो उस जगह को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। अलकनंदा नाम की नदी जब विष्णु प्रयाग में घैली गंगा से मिलती है तो उस जगह को बोले जाता है विष्णु प्रयाग। दूसरा, नदी वही है, नदी एक कॉमन रहेगी अलकनंदा। अलकनंदा आगे चल के जब पिंडार नदी से मिलती है तो उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलती है, अपन ने पढ़ा केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, केदारनाथ पिक्चर अभी आई उसमें देखा होगा। अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलती है तो उस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। या हम बोल सकते हैं इस तरीके से कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है। ठीक, लास्ट, अलकनंदा भागीरथी में या भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है और जब अलकनंदा भागीरथी से मिलती है यहीं से उसका नाम गंगा पड़ता है। तो आपसे कभी कोई पूछे कि कितने प्रयाग हैं उत्तराखंड में, तो 4 प्रयाग हैं तीर्थ यात्रा के लिए जाए जाते हैं, जो विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। और इन चारों प्रयागों में एक नदी कॉमन है, कौन सी? अलकनंदा। ठीक, अब गंगा नदी जिसको अपन बोलते हैं कि भागीरथी है, जो मेन गंगोत्री, वो एक्चुअल में उत्तराखंड से निकलती है। अब उत्तराखंड आप देखते हैं भारत में कहां पर है? उत्तर में है, बिल्कुल हिमालय से लगा हुआ भाग है। उत्तराखंड से वो निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। मतलब यदि इंडिया के एटलस में बात करेंगे तो यदि ये उत्तराखंड है तो यहां से गंगा निकली और ऐसी बही पूर्व की ओर, राइट हैंड की ओर। हमेशा ज्योग्राफी पढ़ते समय एक कंफ्यूजन होता है और एग्जामिनर जाहिर बात है वहीं से प्रश्न पूछता है जहां से कंफ्यूजन होता है। नदी का दक्षिण और नदी का पूरब और पश्चिम क्या कहलाएगा, और नदी का ऊपरी भाग कहलाएगा, तो दक्षिणी भाग क्या कहलाएगा, मैं बता देता हूं। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे कि गंगा, मैंने कहा ये गंगा गंगोत्री से निकली और इस तरीके से बह रही है, तो आप इमेजिन कर लो कि आप जा रहे हो इस तरफ। तो आप इमेजिन करो इस तरफ जा रहे हो तो आपका राइट हैंड नीचे की तरफ आएगा भारत के एटलस में और आपका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ आएगा। तो जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा गंगा में बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से मिलने वाली नदियों को बताएं, तो गंगा में आप उन नदियों को बताएंगे जो एटलस में ऊपर से आके मिलती हैं, क्योंकि गंगा का लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट हैंड है और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब एग्जामिनर आपसे पूछे गंगा से मिलने वाली दाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड वाली नदियों को बताएं, तो ऐसी गंगा बह रही है तो नीचे वाला कहलाएगा दायां हाथ। यदि कोई नदी पश्चिम में बहती है, जैसे नर्मदा बहती है, तो लेफ्ट और राइट बदल जाएगा।
तो ये आपको इमेजिनेशन रखना होता है, आपको अपने आप को इमेजिन कर लेना है कि मैं उस डायरेक्शन में चल रहा हूँ जिस डायरेक्शन में ये नदी बह रही है, तो मेरा दायां हाथ और मेरा बायां हाथ किस तरफ आएगा। तो गंगा की तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, पर मैं यदि आपको कुछ बताऊं कि हिमालय से उतरकर गंगा में मिलने वाली नदियां, यदि कोई पूछे जो हिमालय से उतरकर गंगा में मिलती हैं, वो नदियां कौन कौन सी हैं, मतलब बाएं हाथ से उत्तर से, तो सबसे पहले इससे नदी मिलती है गोमती। लखनऊ शहर आप जानते होंगे गोमती नदी के किनारे है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये वो नदियां हैं जो हिमालय से उतरकर गंगा में मिलेंगी। मतलब जब ग्लेशियर पिघलेंगे, जो अपन ने कल पढ़ा था कि हिमालय की नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, तो जब ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो ये इनकी सहायक नदियां उसका जल लाके गंगा में मिलाएंगी। अब नीचे की नदियां जो पेनिसुलर इंडिया की नदियां जाके गंगा में मिलती हैं, तो उसमें सबसे बड़ी नदी है यमुना। आपको पता है यमुना कहाँ मिलती है गंगा में जाके? इलाहाबाद में। दर्शन करने बहुत सारे लोग गए होंगे, प्रयाग में जाते होंगे, बिल्कुल अलग दिखती है कि गंगा से कैसे आके मिल रही है यमुना, गंदा पानी जमुना का। गंगा, टोंस, सोन, बहुत सारी नदियां ऐसी हैं। तो चूंकि इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, इसलिए तो गंगा में हर साल बाढ़ आती है। और ये गंगा इलाहाबाद से होते हुए कहाँ जाती है आप सोचो? कलकत्ता के पास हुबली नाम की जगह है, उस हुबली नाम की जगह में ये गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलती है, जो अपन ने कल पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर से निकलती है और भारत के ऊपर ऊपर बहते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ सब आते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। और पश्चिम बंगाल में घुसने से पहले पश्चिम बंगाल में इससे गंगा मिलती है, और गंगा के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ जाता है मेघना। क्या पड़ जाता है नाम? मेघना। और ये मेघना नाम की नदी जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनती है, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और चूंकि कल मैंने बताया था कि बे ऑफ बंगाल कटा हुआ एरिया है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है और इसकी बहने की गति बहुत स्लो हो जाती है, तो वहां पे दलदल बन जाता है, और उस दलदल को बोलते हैं ज्योग्राफी में डेल्टा, और उसको हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा, क्योंकि वहां सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, जो एक्चुअल में मैंग्रोव वेजिटेशन का एग्जाम्पल है। मैंग्रोव वेजिटेशन क्या होते हैं? जिनकी जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई होती हैं, और जनरली इसमें कई पेड़ आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे का बैलेंस बनाने के लिए। तो सुंदरी नाम का पेड़ बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, उस डेल्टा में पाया जाता है, इसलिए उस एरिया को बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। अब गंगा नदी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। गंगा नदी पर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, मल्टी ऑब्जेक्टिव स्कीम प्रोजेक्ट चलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलती हैं, उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे हम। आज का ये टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा समझ में आया होगा। आप जब अभी PDF जिनने कल मांगा था उनको मैंने दे दिया था, जो आज मांगेंगे उनको भी मैं दे दूंगा।
तो प्लीज़ मेरा नंबर नोट कर लें। जिनको इस सब्जेक्ट का जो हमने आज पढ़ा PDF चाहिए हो तो मेरा नंबर है 7898697070 7898697070। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, ये PDF मैं आपको दे दूंगा। कल इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। ठीक है, सभी खुश रहें, आनंद रहें और बहुत बढ़िया पढ़ाई करें। ठीक, धन्यवाद।